निवेश करना वास्तव में उतना मुश्किल नहीं है जितना ज्यादातर लोग सोचते हैं। दुनिया के सबसे महान निवेशक जैसे वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर हमेशा कहते थे कि निवेश कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लोग इसे खुद ही जरूरत से ज्यादा जटिल बना लेते हैं। अगर आपने वॉरेन बफेट के बारे में नहीं सुना है तो बता दूं कि इस रिकॉर्डिंग के समय वे दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, लगभग 145 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ। और उन्होंने ये संपत्ति किसी विरासत से नहीं बल्कि निवेश करके बनाई है। अपने शुरुआती वर्षों में बफेट बेंजामिन ग्राहम के शिष्य थे, वही बेंजामिन ग्राहम जिन्होंने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर नाम की फेमस किताब लिखी, जिसका इस ऑडियो बुक में आसान भाषा में सार बताने वाला हूं। बफेट ने इस किताब के बारे में कहा है कि ये अब तक लिखी गई निवेश की सबसे बेहतरीन किताब है, और सच कहूं तो मैं भी पूरी तरह उनसे सहमत हूं। इस किताब का पहला बड़ा सबक है मिस्टर मार्केट का विचार। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक फार्म है जो हर साल आपको अच्छा मुनाफा देता है। अब आपका एक पड़ोसी है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। हर दिन मिस्टर मार्केट आपके दरवाजे पर आता है और कहता है कि वह आपका फार्म खरीदना चाहता है। वह आपको हर दिन एक नई कीमत बताता है। मान लीजिए आज वह कहता है कि वह $1 मिलियन में आपका फार्म खरीद लेगा। कल शायद वह इससे भी ज्यादा कीमत बता दे और परसों उससे आधी कीमत। उसकी सोच हर दिन बदलती रहती है। कभी वह बहुत उत्साहित रहता है, कभी बिल्कुल निराश। लेकिन आपके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि मिस्टर मार्केट सिर्फ कीमत बताता है, वह आपको बेचने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। उसके बदलते मूड के कारण फार्म की असली कीमत नहीं बदलती। आप वही कमाते हैं, फार्म वही है, उसकी उपज वही है, लेकिन मिस्टर मार्केट के हिसाब से उसकी कीमत ऊपर नीचे होती रहती है। यही असली सीख है। निवेश में भी शेयरों की कीमतें हर रोज बदलती रहती हैं, कभी बहुत ऊपर, कभी बहुत नीचे। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या कंपनी की वास्तविक कीमत भी उतनी ही तेजी से बदलती है? जवाब है नहीं। इसलिए समझदार निवेशक वह नहीं है जो हर दिन कीमत देखकर डर जाए या लालच में आकर भागने लगे। समझदार निवेशक वह है जो कीमत की जगह मूल्य यानी वैल्यू को समझता है और मिस्टर मार्केट के उतार चढ़ाव को सिर्फ एक अवसर की तरह देखता है, न कि दबाव की तरह। शुरू के कुछ हफ्तों तक मिस्टर मार्केट जो कीमत आपको बताते हैं वह लगभग एक जैसी रहती है, कभी थोड़ी ऊपर, कभी थोड़ी नीचे। इसलिए आप सोचते हैं कि ठीक है, मेरा फार्म लगभग $1 मिलियन का ही होगा। लेकिन कुछ साल बीतते हैं और धीरे धीरे आपको समझ आता है कि मिस्टर मार्केट वैसा सामान्य और समझदार इंसान बिल्कुल नहीं है जैसा आपने पहले सोचा था। आप महसूस करते हैं कि वह तो पूरी तरह पागल है, जिसकी सोच हर दिन उल्टी सीधी हो जाती है। कुछ दिनों में वह खुशी से उछलता कूदता आपके घर आता है और कहता है कि वह आपका फार्म $10 मिलियन में खरीद लेगा। लेकिन कुछ महीनों बाद वही आदमी अपने घर की खिड़कियां और तख्तों से बंद करता दिखाई देता है, जैसे कोई बड़ा खतरा आने वाला हो। वह डर और घबराहट में आपको आपके पूरे फार्म के सिर्फ $50,000 देने की पेशकश करता है, जो कि उस मुनाफे से भी कम है जो आपका फार्म एक साल में कमा लेता है। तब आपको एहसास होता है कि अगर आपको अपने फार्म का असली मूल्य समझना है तो मिस्टर मार्केट की बातों पर भरोसा करना बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। आपको खुद विश्लेषण करना होगा, जैसे आपका फार्म हर साल कितना मुनाफा कमाता है, वह किस गति से बढ़ रहा है, आपके उत्पादों के दाम कितने बढ़ रहे हैं, और ऐसे कई अन्य असली कारोबारी पहलू। और ये बात समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि मिस्टर मार्केट आपको किसी सौदे के लिए मजबूर नहीं करता, वह बस आपको मौका देता है। फैसला आपका होता है कि सौदा करना है या नहीं। अगर आपने गणना करके तय किया कि आपके फार्म की वास्तविक कीमत लगभग $3 मिलियन है, तो जब मिस्टर मार्केट $1 मिलियन की पेशकश करे, आप आराम से मना कर सकते हैं। लेकिन अगर वह खुशी में झूमता हुआ आए और $10 मिलियन की पेशकश करे, तो आप उसकी बात मानकर बेच सकते हैं। और मान लीजिए अगले साल आप उसे किसी दुकान पर मिलते हैं और आपके फार्म में कुछ भी नहीं बदला है, लेकिन मिस्टर मार्केट फिर से अपने डर और भ्रम में डूबा हुआ है और फार्म को आधी कीमत यानी सिर्फ $5 लाख में बेचने को तैयार है, तो आप फिर से उसे खरीद सकते हैं। बेंजामिन ग्राहम इस पूरी मिस्टर मार्केट की कहानी से आपको एक सरल बात समझाना चाहते हैं। मिस्टर मार्केट असल में स्टॉक मार्केट है। उसकी कीमतें हर दिन बदलती हैं, कभी बिना वजह ऊपर जाती हैं, कभी बिना वजह नीचे गिरती हैं। लेकिन असली निवेशक वह है जो इन उतार चढ़ाव से डरता नहीं बल्कि समझदारी से इसका फायदा उठाता है। जब आप एप्पल, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसे किसी भी स्टॉक को खरीदते हैं तो आप सिर्फ एक टिकर सिंबल नहीं खरीद रहे होते जो चार्ट पर ऊपर नीचे होता रहता है। आप असल में उस कंपनी में अपनी छोटी सी हिस्सेदारी खरीद रहे होते हैं, यानी आप उस व्यवसाय के हिस्सेदार बन रहे होते हैं। बेंजामिन ग्राहम का कहना है कि निवेश का फैसला हमेशा इसी सोच के साथ करना चाहिए। अगर आपको उस कंपनी का पार्ट ऑनर बनना हो तो आप किस कीमत पर खरीदने के लिए तैयार होंगे? मान लीजिए आपकी गली में रहने वाली छोटी सूजी अपने लेमोनेड स्टॉल की हिस्सेदारी बेच रही है। उसका स्टॉल रोज $10 कमाता है।
लेकिन आपको पता चलता है कि सूजी बिना किसी परमिट के लेमोनेड बेच रही है और गंदा पानी इस्तेमाल करती है, हाथ भी नहीं धोती, जिसके कारण मोहल्ले के लोग उसका लेमोनेड पीकर बीमार हो रहे हैं। अब मान लीजिए कि शेयर बाजार किसी पागलपन भरी वजह से सूजी की लेमोनेड कंपनी की कीमत $10 मिलियन लगा दे। क्या यह कीमत सही है? बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं कि इतनी रकम देकर ऐसी कंपनी में हिस्सा खरीदना बेहुदा फैसला होगा। आप सोच सकते हैं कि यह उदाहरण थोड़ा मजाक जैसा लग रहा है, लेकिन असली दुनिया में भी ऐसे कई मामले होते हैं। आइए एक वास्तविक उदाहरण देखते हैं। साल 2008 की वित्तीय संकट के दौरान अमेरिकन एक्सप्रेस के शेयर की कीमत एक साल से भी कम समय में 75% गिर गई। उस समय डर और घबराहट बहुत ज्यादा थी और ये स्वाभाविक भी था, क्योंकि वित्तीय संकट बहुत बड़ा मामला था। लेकिन सोचिए, अमेरिकन एक्सप्रेस एक विशाल वैश्विक नेटवर्क है जो हर साल सैकड़ों अरब डॉलर के लेन देन प्रोसेस करता है। क्या आप आज इसके मुकाबले अपनी नई कंपनी शुरू करने की कल्पना कर सकते हैं? पिछले 30-40 सालों में इसके जितने प्रतिद्वंदी रहे हैं, उन्हें आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। इसलिए इस पूरी वैश्विक कंपनी की वैल्यू का एक साल में 75% गायब हो जाना कई निवेशकों की नजर में मिस्टर मार्केट का एक और पागलपन भरा प्रतिक्रिया देना ही था। जिन निवेशकों ने डरकर कुछ नहीं बेचा, बस शांति से अपने निवेश को पकड़े रखा, वे बाद में पूरी तरह रिकवर हो गए और आज वे वित्तीय संकट से पहले वाली कीमतों से भी 500% ऊपर हैं। और जो लोग समझदार थे और मिस्टर मार्केट के पूरी तरह पागल होने पर सस्ते दामों में और शेयर खरीदते गए, उनका रिटर्न सिर्फ 15 साल में 2500% हो गया। इसका मतलब है कि अगर किसी ने उस समय $1 लाख निवेश किए होते तो आज सिर्फ 15 साल में उनकी कीमत $26 लाख हो जाती। अब हमारे जेन जी श्रोताओं के लिए एक और नया और ताजा उदाहरण देखते हैं। 2020 में जब कोविड का क्रैश आया तो सिर्फ 6 हफ्तों में मैरियट के शेयर की कीमत 60% गिर गई। मैरियट कोई छोटी कंपनी नहीं है, ये कई अरब डॉलर की वैल्यू वाली कंपनी है, हर साल अरबों डॉलर की कमाई करती है। इसके 30 से ज्यादा ब्रांड हैं और लगभग 140 देशों में 9000 से भी ज्यादा होटल और प्रॉपर्टीज हैं। बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए इसका लॉयल्टी प्रोग्राम भी दुनिया में सबसे लोकप्रिय है। इसलिए डर और अनिश्चितता के समय शेयर का गिरना समझ में आता है, खासकर जब किसी को पता नहीं था कि कोविड कितने समय तक रहेगा और यात्रा कब तक बंद रहेगी। लेकिन 6 हफ्तों में ही कीमत का 60% गिर जाना, ये मिस्टर मार्केट की घबराहट और ओवर रिएक्शन का एक और उदाहरण था। जिन निवेशकों ने उस समय समझदारी दिखाई और सोचा कि मिस्टर मार्केट थोड़े ज्यादा डर गए हैं और फिर सस्ते दाम पर मैरियट के शेयर खरीद लिए, वे सिर्फ 4 साल में अपने निवेश पर लगभग 330% रिटर्न कमा चुके होते। बेंजामिन ग्राहम के शिष्य वॉरेन बफेट इस पूरे विचार को एक लाइन में समझा देते हैं: जब लोग लालची हों तब आप डरो, और जब लोग डरे हुए हों तब आप लालची बनो। और ये विचार हमें सीधे अगले सबक तक ले जाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी सुरक्षा का अंतर। निवेश में हमेशा कुछ न कुछ जोखिम रहेगा, ये तय है, लेकिन असल बात यह है कि जीवन की हर चीज में जोखिम होता है। घर पर बैठे रहने में भी जोखिम है, कोई विमान गिर सकता है। बैंक खाते में पैसा रखने में भी जोखिम है। महंगाई आपकी बचत की कीमत कम कर सकती है। मतलब जोखिम खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे कम किया जा सकता है। मान लीजिए आप एक सिविल इंजीनियर हैं और आप एक पुल बनाते हैं। आपने अपने कॉलेज के गणित से हिसाब लगाया कि यह पुल 50,000 पाउंड भार सह सकता है, लेकिन जब आप सरकारी अधिकारियों को रिपोर्ट देंगे तो आप नहीं कहेंगे कि यह पुल बिल्कुल 50,000 पाउंड सह सकता है। आप कहेंगे कि इस पर 40,000 या 45,000 पाउंड से ज्यादा भार नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हमेशा कुछ अनजान जोखिम होते हैं। इस अतिरिक्त सुरक्षा को ही ग्राहम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। निवेश में भी यही बात लागू होती है। जब आप किसी कंपनी की सही कीमत का अनुमान लगाते हैं तो आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है, मैं इसी कीमत पर खरीद लूंगा। ग्राहम कहते हैं कि आपको तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कि शेयर की कीमत आपके अनुमानित मूल्य से काफी नीचे ना आ जाए। यही आपका सुरक्षा कवच है। अगर आप किसी कंपनी के बॉन्ड खरीद रहे हैं और अगर आप नहीं जानते कि बॉन्ड क्या होता है, तो इसे ऐसे समझें कि बॉन्ड नियमित अंतराल पर तय ब्याज देता है, बिल्कुल बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह, और एक समय के बाद पूरा पैसा वापस कर देता है। अगर आप किसी कंपनी का बॉन्ड खरीद रहे हैं और ये समझना चाहते हैं कि उस कंपनी के दिवालिया होने या बॉन्ड वापस न कर पाने का कितना जोखिम है, तो आपको ऐसे मौके ढूंढने चाहिए जहां कंपनी के पास इतना मजबूत वित्तीय आधार हो कि अगर बिजनेस कुछ समय के लिए धीमा भी पड़ जाए, मंदी आ जाए या हालात खराब हो जाए, तब भी कंपनी संभल सके और डूबे नहीं। इसी को मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहा जाता है। जोखिम को समझना और उसे संभालना पूरी किताब में बार बार आने वाला विषय है, क्योंकि ग्राहम बताते हैं कि जोखिम को सही तरीके से समझना और नियंत्रित करना ही एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की असली पहचान है। इस जोखिम को संभालने का एक हिस्सा ये भी है कि आप अपनी खुद की वित्तीय स्थिति, अपनी जरूरतों
और अपनी जोखिम लेने की क्षमता को अच्छे से समझें। ग्राहम कहते हैं कि निवेशकों के दो बड़े प्रकार होते हैं, डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग। डिफेंसिव निवेशक वे होते हैं जो आम लोग हैं, जिनके पास ज्यादा समय नहीं होता और जो सुरक्षित, सरल तरीके से निवेश करना चाहते हैं। ऐसी विशाल आबादी एक साधारण और आजमाया हुआ रास्ता फॉलो कर सकती है। डिफेंसिव निवेशकों के लिए ग्राहम कुछ बुनियादी बातें बताते हैं। पहली बात है, अपना निवेश अलग अलग जगहों पर बांटें। सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखें। कई लोग अपनी पूरी बचत सिर्फ एक ही कंपनी में लगा देते हैं, अक्सर उस कंपनी में जिसमें वे खुद काम करते हैं। ये बहुत बड़ा जोखिम है, क्योंकि अगर वह कंपनी डूब जाए तो नौकरी भी गई और निवेश भी गया। आज के समय में विविधता लाने का सबसे आसान तरीका है इंडेक्स फंड में निवेश करना, जो भारत की सबसे बड़ी कंपनियों का औसत रिटर्न आपको देता है। दूसरी बात, बड़ी और भरोसेमंद कंपनियों के साथ रहें। अगर आप सच में ग्राहम के सिद्धांतों को मानना चाहते हैं तो उन घटिया न्यूज अलर्ट्स को भूल जाइए जो आपको पेनी स्टॉक को अगला बड़ा चमत्कार बताकर फंसाने की कोशिश करते हैं। ग्राहम कहते हैं कि लंबे समय से स्थापित मजबूत इतिहास वाली कंपनियां ज्यादा सुरक्षित और स्थिर होती हैं और आप इन्हें भी आसानी से इंडेक्स फंड के जरिए खरीद सकते हैं। तीसरी बात है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। इसका मतलब यह है कि आप हर महीने एक तय की हुई राशि निवेश करें, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। महीने दर महीने बिना चूके आप निवेश करते जाए। केन फिशर, जो एक अरबपति निवेशक हैं, इस विचार को बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं। वह कहते हैं, मार्केट में कितना समय बिताया, ये मार्केट को टाइम करने की कोशिश से ज्यादा फायदेमंद है। मानव मनोविज्ञान पर आधारित एक पूरी रिसर्च फील्ड है, बिहेवियरल फाइनेंस। इसमें दिखाया गया है कि इंसान समय के हिसाब से खरीद बिक्री करने में बहुत खराब होते हैं। हम जानते हैं कि कम प्राइस पर खरीदो, ज्यादा पर बेचो, लेकिन असल में हमारी भावनाएं हमें उल्टा करवाती हैं। डर में बेच देते हैं और लालच में ज्यादा कीमत पर खरीद लेते हैं। इसी वजह से डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग इतना जबरदस्त तरीका है, क्योंकि ये हमारी भावनाओं को पूरी तरह बाहर निकाल देता है और हमें एक नियम के अनुसार लगातार निवेश करने की आदत देता है। अब ग्राहम जिस व्यक्ति को एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर कहते हैं, वह ऐसा निवेशक होता है जिसके पास थोड़ा ज्यादा अनुभव, समझ और खास तरह का ज्ञान होता है। ऐसे लोग आम दिशा निर्देशों से अलग भी जा सकते हैं, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता उन्हें एक बढ़त देती है। उदाहरण के लिए रे डालियो या जॉन पॉल्सन जैसे बेहद सफल हेज फंड मैनेजर। ये लोग S&P 500 में डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करके पैसा नहीं लगाते। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी और करियर इस बात में लगा दिया है कि कैसे औसत से ज्यादा रिटर्न कमाया जाए। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग प्रोफेशनल हेज फंड मैनेजर नहीं होते, और यही बात हमें अगले सबक तक ले जाती है कि एक ही निवेश अलग अलग लोगों के लिए अलग तरह का जोखिम रख सकता है। ये फिर से उसी पुराने विचार पर जोर देता है कि अपनी खुद की स्थिति, जरूरतों और जोखिम लेने की क्षमता को समझना बहुत जरूरी है। किताब में इसका एक शानदार उदाहरण मॉर्गेज यानी घर के लोन के जरिए समझाया गया है। मान लीजिए ब्याज दरें बहुत कम हैं और हाउसिंग मार्केट तेजी पर है। दो परिवार एक जैसा घर खरीदते हैं। दोनों घर बिल्कुल एक जैसे हैं और एक दूसरे के बगल में बने हुए हैं। पहला परिवार लगभग रिटायर्ड है। वे इसी शहर में पले बड़े हैं। यहाँ उनके रिश्तेदार भी हैं, दोस्त भी हैं, उनके बच्चे भी यहीं स्कूल जाते हैं। मतलब ये कि उन्हें पूरा विश्वास है कि वे इस घर में बहुत लंबे समय तक रहने वाले हैं, कम से कम 10-15 साल। कम ब्याज दर पर उन्होंने लोन ले लिया, मासिक किस्तें कम हैं, किराया देना बंद हो गया। उनके लिए यह फैसला बिल्कुल समझदारी भरा और सुरक्षित है। अब ठीक पड़ोस में दूसरा परिवार रहता है। ये सिर्फ पति पत्नी है, कोई बच्चा नहीं, न कोई दोस्त या रिश्तेदार इस शहर में। उन्हें इस जगह से कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं है और वे पहले भी कई बार नौकरी बदलने के कारण शहर बदलते रहे हैं। उन्होंने ये घर सिर्फ इसलिए लिया कि किराए से छुटकारा मिल जाए और ये एक निवेश जैसा लगे। कुछ साल बाद या तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है या उन्हें कहीं और 40% ज्यादा वेतन वाली नौकरी मिल जाती है। चूंकि उन्हें इस शहर से कोई लगाव नहीं है, वे नई नौकरी के लिए आसानी से दूसरे राज्य चले जाते हैं। लेकिन अब उन्हें अपना घर बेचना पड़ता है। उसी साल ब्याज दरें बहुत बढ़ गई हैं, हाउसिंग मार्केट नीचे गिर चुका है और जब वे घर बेचते हैं तो एजेंट की फीस और क्लोजिंग कॉस्ट मिलाकर उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अगर ये दूसरा परिवार भी 10-15 साल तक उसी घर में रहता तो शायद ये उनके लिए भी एक शानदार निवेश साबित होता। लेकिन उनकी व्यक्तिगत स्थिति ऐसी थी कि उन्हें गलत समय पर घर बेचना पड़ा और इसी वजह से जो निवेश उनके पड़ोसियों के लिए बहुत अच्छा था, वही उनके लिए बहुत बुरा साबित हुआ, क्योंकि उनके जल्दी बेचने की संभावना शुरू से ही ज्यादा थी। ग्राहम इसी उदाहरण से बताते हैं कि ऐसी सोच हमें अपनी निवेश रणनीति पर भी लागू करनी चाहिए। एक 60 साल की विधवा जो अपने 3 छोटे पोते पोतियों की देखभाल कर रही है,
उसकी जरूरतें, स्थिति और जोखिम सहने की क्षमता बिल्कुल अलग होगी। उसकी निवेश रणनीति भी एक 25 साल के युवा से अलग होनी चाहिए, जो फाइनेंस में डिग्री रखता है और निवेश उद्योग में काम करता है। दोनों के लिए एक जैसी निवेश योजना उचित नहीं हो सकती। अब दिलचस्प बात यह है कि बेंजामिन ग्राहम और वॉरेन बफेट कई बातों पर सहमत होते हुए भी कुछ निवेश सिद्धांतों पर अलग विचार रखते थे। उनमें से एक विषय है, जिस कंपनी को आप जानते हैं उसी में निवेश करें। बफेट कहते हैं कि आपको उन कंपनियों में निवेश करना चाहिए जो आपकी समझ के दायरे में आती हों। इसे वह सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस कहते हैं। उनका मानना है कि अगर आप किसी कंपनी को अच्छी तरह जानते हैं तो आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं और गलतियों की संभावना कम होती है। ये बात खासकर जोखिम को नियंत्रित करने के नजरिए से सही भी लगती है, क्योंकि लोग अक्सर वहां नुकसान उठाते हैं जहां वे बिना समझ के निवेश कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आसपास के लोग वही कर रहे होते हैं। लेकिन ग्राहम इस सोच में एक खतरा देखते हैं। उनका कहना है कि जिसे जानते हो उसमें निवेश करो। ये मानसिकता हमें जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी बना सकती है, जिसे वह होम बायस कहते हैं। जब हम किसी कंपनी को परिचित महसूस करते हैं तो हम उसकी कमियों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं और गहराई से रिसर्च करने की आदत ढीली पड़ जाती है। वे आंकड़े देते हुए बताते हैं कि कई लोग अपने रिटायरमेंट फंड यानी 401k का 25-30% हिस्सा अपनी ही कंपनी के स्टॉक में लगाए रखते हैं, और जब कंपनियां अचानक ध्वस्त हो जाती हैं, जैसे एनरॉन या सिग्नेचर बैंक, तो इन कर्मचारियों के लिए दोहरी मार होती है। कंपनी बंद हुई, नौकरी गई और निवेश भी ढह गया। एक ही झटके में पैसा भी खत्म और नौकरी भी खत्म। दोगुना जोखिम। ग्राहम किताब में लिखते हैं, जितना परिचित स्टॉक होता है उतनी ही लापरवाही बढ़ती है। परिचय आलस पैदा करता है। जब कोई कंपनी हमें बहुत जानी पहचानी लगती है तो हम समझ लेते हैं कि अब रिसर्च की जरूरत नहीं है, और यही सबसे बड़ा जाल है। इसलिए खुद को इस गलती से बचाएं। ग्राहम एक संतुलित तरीका सुझाते हैं। आप उन कंपनियों में निवेश कर सकते हैं जिन्हें आप जानते और समझते हैं, ताकि अनजाने जोखिम से बच सकें। लेकिन साथ ही आपको किताब के बाकी सिद्धांतों का पालन भी करना होगा। यानी आप अपना पूरा पैसा सिर्फ एक या दो कंपनियों में न डालें। आप विविधता बनाएं, कई जगह निवेश करें, और सबसे जरूरी, आलस न करें। हर कंपनी की वास्तविक स्थिति, उसके बिजनेस मॉडल और उसकी वित्तीय सेहत की जांच जरूर करें। सिर्फ इसलिए न खरीदें कि कंपनी फेमस है या आपको हर जगह दिखती है। अगर आप वित्त और निवेश के बारे में और गहराई से सीखना चाहते हैं तो मेरे अन्य वीडियो भी जरूर देखें, जैसे द साइकोलॉजी ऑफ मनी का सारांश। और अगर आपको ये सारांश पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे मुझे ऐसे और कंटेंट लाने में बहुत मदद मिलती है। धन्यवाद। आपकी निवेश यात्रा सफल हो और हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।